हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वाड। इस चैनल पे हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू योर मेडिकल फील्ड बट इन सिस्टमैटिक एंड इजी वे ऑफ लर्निंग। इसमें हम कवर करेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू योर मेडिकल फील्ड। विदाउट डिलेइंग, टुडेज टॉपिक इज सेल. Cell is the structural and functional units enclosed by a membrane. All cells arise from a existing cell by the process of cell division. एक सेल से दूसरा सेल बनता है, दूसरे से तीसरा सेल बनता है। हमारी पूरी लाइफ टाइम में सेल बनते ही रहते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन में आपका माइटोटिकली और मायोसिसली सेल डिवाइड होता है। इस टॉपिक को हम अनदर वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। हम जो भी ये सेल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो भी सेल के अंदर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी और यू कैन से साइटोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सेल इन्वेंट किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था। ओके, डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, उसके बाद सेल 2 टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। नाम से ही पता लग रहा है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, प्रो मीन्स न्यूक्लियस के आने से पहले, तो प्रोकैरियोटिक में नो न्यूक्लियस। उसके बाद आएगा यूकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, हम यूकैरियोटिक कवर करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग सारा कुछ स्टार्ट करेंगे। और यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करते हैं। सेल की जो मेन कॉम्पोजिशन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल आउटर मेम्ब्रेन होता है जो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ सेपरेट आउट करके रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी कवर इन द सेल। ओके, न्यूक्लियस में आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, chromosomes which carry our hereditary expressions. ओके, क्रोमोसोम में एक्चुअली होता क्या है? डीएनए प्रेजेंट होता है, लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट विद प्रोटीन्स। ओके, ये जो प्रोटीन है जो डीएनए के साथ यहाँ पे अटैच है, प्रोटीन्स विच आर अटैच टू द डीएनए इज नोन एज हिस्टोन्स। आपका जितना भी डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन दैट इज़ रेप्लिकेशन एंड डीएनए टू मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपकी क्रोमोसोम के अंदर होंगी जो कि न्यूक्लियस में है। इसके बाद न्यूक्लियस में और एक चीज़ आ जाती है, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसमें क्या होता है आपके न्यूक्लियोलस में? राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं। ओके, राइबोसोम क्या करते हैं? जब भी साइटोप्लाज्म में हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वो सारे राइबोसोम हमें किधर से मिलते हैं? न्यूक्लियोलस से यहाँ पे आते हैं फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। हम साइटोप्लाज्म को कवर करने जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म में आता है आपका साइटोसोल, साइटोस्केलेटन एंड ऑर्गेनेलिस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडेड विद द न्यूक्लियस। ओके, एक्चुअली तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में, तो हम ब्रीफली इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल लिक्विड मटेरियल होता है आपका, लिक्विड मटेरियल।
ठीक है। इसमें आपका क्या हो सकता है, वाटर तो ऑफ कोर्स हो गई, और वाटर आपका 90% होएगा प्रेजेंट। उसके बाद ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ऑल द लिक्विड मटेरियल इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल। और इस लिक्विड मटेरियल में सारे ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड फॉर्म में आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे, साइटोस्केलेटन क्या है, स्केलेटन से हमें पता लग रहा है कि स्केलेटन जो कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को, तो साइटोस्केलेटन सेल में एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाएंगे माइक्रो फिलामेंट्स प्लस इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीन चीज़ आपके जो सेल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ऑर्गेनेल्स। सारी ही ऑर्गेनेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। हम यहाँ पे देख रहे हैं साइटोस्केलेटन एंड ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो है वो तीन तरीके के होते हैं आपके। सबसे पहले है माइक्रोफिलामेंट, उसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीनों हैं। इन तीनों में क्या फ़र्क है, थिकनेस का फ़र्क है। जो आपका ये फर्स्ट वाला है माइक्रोफिलामेंट सबसे पतला होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होएगा इससे थोड़ा सा मोटा, ठीक है। और इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल ये और मोटा होएगा, ठीक है। ये तीनों थिकनेस के हिसाब से फ़र्क है, तो इस वजह से इनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस और लिटिल बिट फंक्शनल चेंजेस हैं। माइक्रोफिलामेंट को अगर हम देखें तो ये थिनेस्ट माइक्रोफिलामेंट है। इसमें दो प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन। आपने मूवमेंट में देखा ही होगा कि एक्टिन एंड मायोसिन मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। सेम ही काम यहाँ पर है इसका। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन एंड मायोसिन मूवमेंट जनरेट करते हैं, उसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं सेल को। उसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो साइटोसोल के बीच में प्रेजेंट है ना, ये आपकी क्या प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इनका सिर्फ एक ही काम है, जो बीच में फ्लूइड के बीच में प्रेजेंट है, इनका काम है सारी ऑर्गेनेल्स को स्टेबिलाइज उनके पोजीशन पे रखना, स्टेबल करके एक पोजीशन पे रखना, ठीक है। जैसे ये एक्स्ट्रा काम कर रहा था, इसमें एक्टिन मायोसिन थे, ये मूवमेंट भी जनरेट करवा रहे थे, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रहे थे, पर आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट सारी ऑर्गेनेल्स को एक स्टेबलाइज फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद आपका आता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल को हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में देखेंगे। हम माइक्रोट्यूब्यूल को स्टडी करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट ऑर्गेनेल्स के अंदर, वो है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम में माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम फ्लैजिलम में भी माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में देखेंगे। आपको तीनों साइटोस्केलेटन का पता चल गया। अब हम ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम माइक्रोट्यूब्यूल का रोल बताएंगे। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है और इसके नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रोसोम कि ये सेंट्रल एरिया प्रोवाइड करता है हमारे स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। एज वी नो स्पिंडल फॉर्मेशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द सेल डिवीजन, ठीक है। तो हम देखते हैं ये आपका सेंट्रोसोम है, ठीक है। ये जो प्रेजेंट है इसमें सेंट्रियोल, और इसके सराउंडिंग एरिया में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो पेरीसेंट्रियोल है। जो इसके सराउंडिंग में फ्लूइड प्रेजेंट है वो पेरीसेंट्रियोल है। सबसे पहले फ्लूइड के बारे में देख लेते हैं लिटिल बिट। फ्लूइड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इज़ प्रेजेंट, नाम आपको याद रखना है। और
नॉन डिवाइडिंग सेल में ये ट्यूब्यूलिन एज इट ही पड़ा रहता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। पर डिवाइडिंग में क्या होएगा, जब ये डिवाइडिंग फेज में एंटर हो जाएगा हमारा ट्यूब्यूलिन, तो ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेट करेगा। ओके, तो पेरिसेंट्रियोल में हमने देखा ये। उसके बाद हम सेंट्रियोल में जाते हैं। सेंट्रोसोम में दो चीज़ें थी, पेरिसेंट्रियोल एंड टू सेंट्रियोल, मस्ट रिमेंबर। अब हम माइक्रोट्यूब्यूल को देखेंगे। दो सेंट्रियोल हैं, ठीक है, उनमें क्या माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। अब उनकी अरेंजमेंट अगर हम देखें तो 9 क्लस्टर ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल इन सर्कुलर पैटर्न। ध्यान से देखना, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके क्या है 9 हो गए क्लस्टर। एक 9 चीज़ों ने एक झुंड बना लिया। और अगर हम एक को देखें तो किस तरीके से प्रेजेंट है, ये कुछ इस तरीके से 1 2 3, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोल रहे हैं इसे हम, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड इन ए 9 क्लस्टर। ओके, इस तरीके से सेंट्रियोल की जो अरेंजमेंट होती है सेंट्रोसोम में। और अब अगर हम सेंट्रियोल में हमने देख लिया माइक्रोट्यूब्यूल किस तरीके से अब हम माइक्रोट्यूब्यूल को फ्लैजिलम में देखेंगे। फ्लैजिला आपको पता है, स्पर्म सेल के एंड में जो टेल प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, फ्लैजिला ही होता है। तो हम माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट अब फ्लैजिलम में देखेंगे। सेंट्रोसोम में आपको क्लियर हो गया है। फ्लैजिलम में जस्ट क्या फ़र्क है, यहाँ पे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल थे, यहाँ पे आपकी 2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल। सारा कुछ सेम ही होगा, बस क्या फ़र्क है, यहाँ पे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल थे, यहाँ पे 2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरीके से 2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल होंगे 9 के ही क्लस्टर में। क्लस्टर इधर भी 9 था और इधर भी 9 था, बस 2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पे 3 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल है। ओके, तो ये इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग ऑर्गेनेलिज में फंक्शन कर रहा है हमारा। उसके बाद इसी के साथ आपका सेंट्रोसोम यहाँ पे फिनिश होता है। एक ऑर्गेनेलिज हमने क्लियर कर ली। एंड देन सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला का भी समहाउ आपको पता चल गया है कि फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट कैसी होती है, 2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल इन अ क्लस्टर ऑफ 9, और ये स्पर्म की टेल में प्रेजेंट होता है, जो कि पूरे के पूरे सेल को ही मूव करवा रहा है। आपका स्पर्म क्या है, स्पर्म एक पूरा सेल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसके एंड में क्या है, फ्लैजिला लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, पूरे सेल को मूव करवा रहा है, ठीक है। जब फीमेल एंड मेल गैमीट्स मीट करते हैं, उससे पहले स्पर्म को तो उस साइड के पास जाना पड़ेगा ना, एग के पास जाना पड़ेगा, तो वो ये मूवमेंट कैसे करता है, ये फ्लैजिलम की हेल्प से उस साइड तक जाएगा और अंदर एंटर करेगा। तो फ्लैजिलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया हमारा स्पर्म के टेल में। अब हम सीलिया की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। सीलिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो सीलिया और फ्लैजिला सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। फ्लैजिला आपका बड़ा होगा, सीलिया आपका छोटा होगा, ठीक है। यही फ़र्क है इन दोनों में। अरेंजमेंट दोनों में सेम है। माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है 20। उसके बाद जो हमने देखा था फ्लैजिला में 9 क्लस्टर ऑफ 2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल सेम है, बस ये बड़ा है आपका और ये आपका छोटा है सीलिया, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये मूव करेगा आपके फ्लूइड को। सेल के सरफेस में काफ़ी सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, तो ये जो सीलिया है फ्लूइड को प्रोपेल करता रहेगा, साफ करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि लंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। हमें पता है इंटेस्टाइन में सीलिया का क्या काम होता है, हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करवाता है। और हमारे लंग्स में जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पोर्शन है, उसमें ये क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं हमारे फ्लूइड की, ठीक है। कई बार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि म्यूकस बहुत थिक हो जाता है। उस टाइम जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है थिक हो जाता है, हमारा सीलिया उसे साफ़ नहीं कर पाता है और हम प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो हर चीज़ों का अपनी अपनी
एक इम्पॉर्टेंस है। तो इस तरीके से सेंट्रोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला हमने कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस के साइड में। ठीक है, आपके इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसे हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनमें राइबोसोम नहीं होते हैं, नो राइबोसोम्स। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा एक तो राइबोसोम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, दूसरा फ्रीली भी प्रेजेंट होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हमने स्ट्रक्चर में देख लिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस वन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस वन, जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनका काम क्या होता है? जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं उनका क्या काम होता है? वो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं एंड फॉस्फोलिपिड्स सिंथेसाइज करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स हमें पता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड की ही बनी है। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सप्लाई कर रहा है हमारे सेल मेम्ब्रेन को, और ग्लाइकोप्रोटीन भी काफ़ी बायोकेमिकल रिएक्शंस में हमारा काम आएगा। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जब बन गए उसके बाद ये सॉर्टिंग मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी एपरेटस के पास जाते हैं, एंड देन उसके बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जिसे ज़रूरत है वहाँ पे ये पहुँचते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या है? जैसे ये ऐसे ग्लोब्यूल की फॉर्म में डिटैच होके निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस इनटू द सेलुलर ऑर्गेनेलीज। तो फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जिस ऑर्गेनेलीज को इनकी ज़रूरत होगी तो वहाँ ये पहुँच जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद आपके पास आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों के फंक्शन को लेकर। इसके तो पता होते हैं, इसके नहीं पता होते हैं, तो बहुत मेजर रोल ये भी कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंथेसाइज करता है आपके फैटी एसिड्स। बॉडी में जितने भी फैटी एसिड्स आपके प्रेजेंट हैं हमारे डाइटरी प्रोडक्ट से यूटिलाइज करके उन्हें फैटी एसिड में कन्वर्ट करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। सेकंड, स्टीरॉइड्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। ठीक है, ये हॉर्मोन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, जिसे हम बोलते हैं स्टीरॉइड्स। थर्ड वन है, जितनी भी हम ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, उनमें ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी होल ड्रग ही हमारी बॉडी में काम आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं ड्रग्स में हमारे। तो डिटॉक्सीफाई दी ड्रग्स को भी डिटॉक्सीफाई करेगा, और कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है उससे भी हमारे सेल को और हमें बचा के रखता है। फोर्थ, ये जो काम है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में होता है, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फॉस्फेट को रिमूव करता है। ठीक है, और फिर से आगे हम यूज़ करते हैं इसे। तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट को रिमूव करने का काम भी आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। उसके बाद क्या करता है ये? स्टोर एंड रिलीज द कैल्शियम आयंस। हमें पता है कि कैल्शियम आयन हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये ना हो, कैल्शियम की कमी हो जाए तो बहुत सारी डिज़ऑर्डर्स ओरिजिनेट हो जाती हैं। तो इनको स्टोर और रिलीज़ करने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसकी मदद से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस होता है हमारे मसल्स सेल में। ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंडर हमने 5 इसके यूज़फुल फंक्शंस पढ़े। ये थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अब फ्री राइबोसोम क्या करता है कि
फ्री राइबोसोम जो प्रेजेंट है ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन। ये साइटोसोल में फ्री राइबोसोम्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। और साइटोसोल को, ये जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसे अगर प्रोटीन की ज़रूरत होगी अपने काम के लिए तो ये फ्री राइबोसोम से वो प्रोटीन लेगा। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा फिनिश होता है। ऑर्गेनेली है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस। ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें ये जो डिफरेंट फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। अब इनके नाम है सिस फेस, या आप बोल सकते हो सिस सिस्टर्ने, मेडियल सिस्टर्ने या फिर ट्रांस सिस्टर्ने। इनके नाम किस तरीके से हैं आपको लर्न करने के लिए इजी होगा। ये जो है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो सिस्टर्ने है जिसका फेस न्यूक्लियस की तरफ है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, इसका जो नाम है वो क्या है? सिस फेस। इसे हम बोलते हैं एंट्री फेस। क्यों हम इसे एंट्री फेस बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है गोल्जी क्या काम करेगा, जो भी प्रोटीन यहाँ से चाहे वो रफ हो स्मूथ हो से बन के आएगा उसकी मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा, ठीक है। तो इसका जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है उसे हम बोलेंगे सिस फेस। उसके बाद जिसका फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, हमारी जो ये मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की, इसकी तरफ जो फेस है इसका नाम हम बोलेंगे ट्रांस फेस और एग्जिट फेस, क्योंकि एंट्री में सिस फेस में एंट्री होगी और ट्रांस से हमारी एग्जिट होगी। अब ये बीच में जो बचे, बीच के पोर्शन ये वाला, इसका नाम है मीडियल सिस्टर्ने, ठीक है। मीडियल सिस्टर्ने का क्या काम होता है? जो भी प्रोटीन बन के आया है उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है या लिपिड ऐड करना है, ये काम हमारा मीडियल सिस्टर्ने करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आया, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ऐड किए, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हमारा क्या बना? ग्लाइकोप्रोटीन। सेकेंड वन इज, अब प्रोटीन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, इसमें लिपिड की एडिशन हुई, तो इसे हमने क्या बोल दिया? लिपिड प्लस प्रोटीन को लिपोप्रोटीन। तो इस तरीके से ये मेडियल सिस्टर्ने मॉडिफिकेशन करता है। इसका काम ही क्या है? ये तीनों फेसेस में गोल्जी क्या कर रहा है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 3 से 20 सिस्टर्ने होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं, सॉर्टिंग मतलब कटिंग, अगर प्रोटीन में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनकी कटिंग करेगा और लास्ट में पैकेजिंग कर देगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स गोल्जी करता है। अब ये तो हमने देख लिया कि एग्जिट, एंट्री और मेडियल सिस्टर्ने ने क्या किया। उसके बाद ये फेस अब इसने छोड़ दिया, यहाँ से हमारे प्रोटीन की फाइनली पैकेजिंग हो गई है। पैकेजिंग होने के बाद प्रोसेस्ड प्रोटीन लीव द एग्जिट फेस, यहाँ से इसने ये लीव कर दिया। उसके बाद डिलीवर प्रोटीन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, यहाँ पे ये डिलीवर हो रहा है और यहाँ से ये कैसे बाहर की तरफ आएगा? अब बाहर आएगा ये, ठीक है। बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हमारा, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर होगा किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर जाना, एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर आ जाएगा। पूरा पता लग गया किस तरीके से प्रोटीन यहाँ पे बना, यहाँ पे पैकेजिंग हुई और फिर बाहर आया थ्रू एक्सोसाइटोसिस। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे पैनक्रियाज जो होते हैं, हमें पता है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करता है पैनक्रियाटिक सेल। तो पैनक्रियाटिक सेल से जो आपका हार्मोन इंसुलिन रिलीज़ होता है वो इस तरीके से होता है, यही प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। ये आपको डीपली ब्रीफली इसलिए बताया जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, तो हम जब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता, कन्फ्यूजन यहीं से ही स्टार्ट होती है। स्टडी डीप है पर आपको इजी वे से समझाया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेलीज है लाइसोसोम,
peroxisome एंड प्रोटियोसोम्स। इन तीनों में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसे अच्छे से समझना, ठीक है। ये आपके लाइसोसोम है जो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, उससे थोड़े से छोटे साइज़ में ये छोटा होगा पेरोक्सिसोम, इससे थोड़ा सा छोटा होगा। एंड थर्ड आपका ये है प्रोटियोसोम्स। इन तीनों के बारे में देखते हैं कि क्या खास बातें हैं जो इन्हें डिफरेंट बना रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें लाइसोसोम। लाइसोसोम जो हमारा है, हमने अभी पढ़ा गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी अपरेटस से ही बना हुआ है, ठीक है। लाइसोसोम में आपके 60 काइंड ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि लाइसोसोम में 60 तरह के आपके पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आपके खाने को पचाते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये 2 तरीके के एंजाइम्स आपको लाइसोसोम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है इसमें, किस तरीके से प्रोसेस होता है, एक बात याद रखना, लाइसोसोम एसिडिक पीएच में 100 टाइम मोर पावरफुल हो जाता है। जैसे नॉर्मली ही अपना काम तो कर लेता है, पर अगर इसे एसिडिक इन्वायरमेंट मिल जाए तो ये बहुत पावरफुल से अपना काम करता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है ये, ठीक है। तो क्या होता है, लाइसोसोम जब वेसिकल से कंबाइन होता है, अब आप सोचोगे कि ये वेसिकल कैसे आया, हर सेल में एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस मतलब कि यहाँ से जब कोई चीज़ अंदर को एंटर करती है ना, ये ऐसे होता है, फिर अंदर जाके ये पिंच ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से आपका अंदर क्या, एंडो मतलब अंदर की तरफ आना, तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आपका क्या, वेसिकल अंदर आ गया। ये जो वेसिकल जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अंदर आया है, ये वेसिकल जब लाइसोसोम के साथ कंबाइन करेगा तो ये वेसिकल क्या करेगा, एसिडिक पीएच प्रोवाइड करेगा आपके लाइसोसोम को। लाइसोसोम वर्क बेस्ट एट pH 5, एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड बाय वेसिकल दैट इज 100 टाइम मोर पावरफुल। ये यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद ये अच्छे से अपना प्रोसेस करता है एंड देन इट रिसाइकल द वर्न आउट सेल स्ट्रक्चर। अगर मान लो इसमें कोई ऑर्गेनेली आपकी ख़राब हो गई, ठीक है, अगर पूरा का पूरा सेल में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिस्ट्रक्शन डेटरेशन हो गई, तो क्या होगा, अगर ये सेल ऐसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी को हार्म करेगा, क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ये जो लाइसोसोम है ये इंगल्फ कर लेता है पूरे ही कोई टोन आउट हो गया है ऑर्गेनेली या सेल, उसे ये इंगल्फ कर लेता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। ये जो इंगल्फ किया इसने वो ऑटोफैगी था, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हो गया, आपका लाइसिस हो गया, ठीक है, ऑटोलाइसिस हो गया। इसमें क्या हो गया, ऑटोलाइसिस। अगर लाइसोसोम अपना काम ना करे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो बहुत सारी बीमारियों को ओरिजिनेट करेंगे। इवन जब हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद भी हमारे धीरे धीरे सारे फंक्शंस कम हो जाते हैं बॉडी के और हमारे सेल ख़राब होने लगते हैं। तो ये लाइसोसोम ही है जो इन सब को इंगल्फ कर लेता है और फिनिश कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड पे, वो है पेरोक्सिसम, जो लाइसोसोम से थोड़ा सा छोटा है। इन तीनों में एंजाइम्स याद रखने वाली बात है, इसमें जो एंजाइम है ऑक्सीडेज एंड सेकंड वन इज कैटालेज। ये 2 एंजाइम प्रेजेंट है आपके पेरोक्सिसोम में। अब कितनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड ले लो जिनसे प्रोटीन बनता है, लिपिड ले लो, ग्लाइकोलिपिड ले लो, ग्लूकोज ले लो। तो ये सारे सब्सटेंस जब आते हैं हमारे पास तो ऑक्सीडेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है तो हमारा H2O2 फ्री रेडिकल रिलीज होता है। हमें पता है फ्री रेडिकल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बना है अब इसे भी डिस्ट्रॉय करना उतना ही ज़रूरी है। तो
कैटालिस्ट जो एंजाइम है ये इस फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। तो पेरोक्साइड बना भी यहीं पे और डिस्ट्रॉय भी यहीं पे हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसने चीज़ें की हैं। अगर आपका फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय ना हो तो इसी से आपका कैंसर ओरिजिनेट होगा, सेल की जो डिवीजन में है उसमें प्रॉब्लम जनरेट होंगी। तो ठीक है, अगर ऑक्सीडेज एंड कैटालिस्ट एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो हमारा सेलुलर डेथ हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जितना भी ये फ्री रेडिकल को बॉडी से रिमूव करने का काम है वो पेरोक्सिसोम याद करता है। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से, ऑक्सीसोम ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा। थर्ड वन इज़ प्रोटियोसोम, ये यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटियोसोम आपका। इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीनों में आपने देखा होगा एज जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए वो एंजाइम्स ही होते हैं। ठीक है, प्रोटीएज क्या करता है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एक बार मतलब गोल्जी ने पैकेजिंग की, प्रोटीन को भेज दिया और जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत थी उसने अपना फंक्शन किया। उसके बाद मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन भी होती है। ठीक है, उसने अपना काम कर दिया, उसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो रिसाइकल प्रोसेस में जाएंगे। तो प्रोटीन की रिसाइक्लेशन काम का हिस्सा आता है प्रोटियोसोम के पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोटीन जो आ गया है अब उसे स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर कुछ और एंजाइम आके इसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और ये अमाइनो एसिड हमें पता है कि फिर से न्यू प्रोटीन बनाने में लग जाएंगे, न्यू प्रोटीन बनाने के लिए चले जाएंगे ये जो अमाइनो एसिड है। ठीक है, आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड और पेप्टाइड से बना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये पीछे पीछे होके ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड आ गया और आपका न्यू प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ ये अमाइनो एसिड लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये तीन जो है आपके काम करते हैं। ओके, लास्ट ऑर्गेनेली जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ए सेल भी बोलते हैं। आखिर इसे क्यों बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ ए सेल, देखते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जनरेट करता है एटीपी। ठीक है, ये एनर्जी है जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है अडीनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, मोनो मतलब एक, फॉस्फेट ग्रुप हो गया एंड अडीनोसाइन। ठीक है, बाय एरोबिक प्रोसेस ये एटीपी जनरेट करता है। एरोबिक प्रोसेस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है कि ये इसका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्रिस्टे प्रेजेंट है इसमें और बीच बीच में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है और इसमें ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। ये तीन चीज़ें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड, हमने देखा कि प्ले अ मेजर रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होता है कि डिस्ट्रॉय कर देना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देना। ठीक है, तो जब ये देखता है माइटोकॉन्ड्रिया कि ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, अच्छे से कोई न्यूट्रिएंट नहीं आ रहा है, डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है बहुत सारी चीज़ों की, तो ये एपोप्टोसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ओके, ये याद रखना। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, उसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो होता है लीनियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट होता है ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा, सर्कुलर डीएनए। तो इसे आप बोल दोगे न्यूक्लियोसोम डीएनए और ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, बच्चों को पता भी नहीं होता है कि न्यूक्लियस के अलावा भी किसी ऑर्गेनेल के पास अपना खुद का डीएनए होता है और वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसमें जो जीन्स होते हैं वो 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ रही है
कि क्या है देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, ये जो जीन्स प्रेजेंट है डीएनए में, आर ओनली इनहेरिटेड मतलब जो हमें विरासत में मिलती है, ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम योर मदर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी आपका डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये सिर्फ हमें हमारी मम्मा से मिला होता है, ठीक है। और अगर मदर से मिला होता है हम मैटरनल पेरेंट बोल देते हैं। अगर कोई चीज़ हमें फादर से मिली होती है तो हम उसे बोल देते हैं पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल पेरेंट। पर ये हमें किससे मिला है? मैटरनल पेरेंट मतलब मदर से, फ्रॉम एग। क्या होता है कि जब स्पर्म, ठीक है, स्पर्म जो है एग के अंदर जाता है, स्पर्म जो है एग के अंदर जाता है, तो जो स्पर्म के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, वो उस साइड को क्रॉस तो कर लेता है, एग के अंदर चला तो जाता है, पर बहुत जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो हमारे पास जो सिर्फ रह जाता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स रह जाता है, ठीक है, जो हमारे मम्मा से हमें मिला है, ये सर्कुलर डीएनए। ये जो चीज़ें हैं ये आप याद रखना, तो आगे आपकी स्टडीज़ में और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली।